हमारा YouTube चैनल। बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें, जिससे आगे आने वाले सभी YouTube अपडेट्स, वीडियोस, नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। हेलो मित्रों, चलिए नमस्कार एक बार फिर से मेरी तरफ से आप सभी को। देखिए दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, हमने लास्ट लेसन के अंतर्गत बात की थी कि महिलाओं के लिए जो क्राइम हो रहा है महिलाओं के विरुद्ध, उसके बारे में हमने चर्चा की थी। डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 के बारे में विस्तार से चर्चा की थी। आज हम उसी सीरीज के अंतर्गत दोस्तों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, यूपीपीसीएस की बात करो, चाहे आप एमपीपीसीएस की बात करो, आरपीएससी की बात करो, या फिर हम बात करें राजस्थान पुलिस का जो पेपर होने वाला है उसकी, इन सभी एग्जाम के लिए ये काफ़ी हद तक महत्वपूर्ण सेशन होने वाला है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, आज हम बात करेंगे कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न। तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड में जाऊंगा, पीछे की तरफ जाके हम देखते हैं कि पहले इस एक्ट के आने से पहले 2013 में ही एक्ट पारित किया गया था। उससे पहले महिलाओं के साथ जो दुर्व्यवहार होता था उसके लिए किस प्रकार के सरकार के पास और हमारे संविधान के अकॉर्डिंग या फिर आईपीसी की जो धारा है उनके अकॉर्डिंग किस प्रकार के प्रोविजंस थे। तो चलिए दोस्तों, उसके बाद में मैं इसके बदलाव जो रिसेंट के अंतर्गत किस प्रकार से इसको और सशक्त किया गया है और क्या नए प्रोविजंस लागू किए हैं, इनके बारे में भी हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। अभी रिसेंट में किस प्रकार के बदलाव करके क्या क्या नए प्रोविजंस लाए हैं और किस प्रकार से ये राजस्थान पुलिस और अन्य एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण सेशन होने वाला है, उन सभी बिंदुओं के पर हम चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हमारा। सबसे पहले देखते हैं जो ये कानून आया दोस्तों, ये जो अधिनियम पारित किया है, इस अधिनियम के अंतर्गत क्या है। तो देखिए दोस्तों, ये जो प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन अगेंस्ट सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस एक्ट है, इस एक्ट के तहत 3 चीज़ों का ध्यान रखा गया है। सबसे पहले तो इसका निवारण कैसे करना है, इसको निषेध किस प्रकार से करना है और रोकना किस प्रकार से, इन 3 बिंदुओं पर इस पूरे एक्ट के अंतर्गत विशेष रूप से ध्यान दिया गया है। और ये एक्ट दोस्तों, जैसा कि मैंने अभी बताया, 2013 के अंतर्गत ये पारित किया गया है। तो देखिए दोस्तों, इस एक्ट के तहत क्या होगा, महिलाओं को क्या लाभ मिलेगा, किस प्रकार से उनको यौन उत्पीड़न के खिलाफ रोका जाएगा। देखिए दोस्तों, महिलाओं के विरुद्ध होने वाले यौन उत्पीड़न से महिलाओं की समानता, स्वतंत्रता और जीवन के अधिकार का हनन होता है। इस प्रकार से समानता, स्वतंत्रता, हम दोस्तों इनके एक एक पॉइंट को भी विस्तार से चर्चा करेंगे। काफ़ी अच्छी स्लाइड्स के माध्यम से, डायग्राम के माध्यम से हम इसको समझेंगे। तो समानता, स्वतंत्रता और जीवन जीने के अधिकार का जो हनन हो रहा है, इन प्रकार के जो प्रोविजंस है, इनको कम करने के लिए, इनको रोकने के लिए या फिर इनके निवारण के लिए सरकार के द्वारा या फिर यूँ बोलें कि संसद के द्वारा अधिनियम पारित किया गया था। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके हम पॉइंट को समझते हैं किस प्रकार से इफेक्ट करता है। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, काफ़ी पॉपुलर ये पिक्चर रही है मी टू प्रोग्राम। जैसा कि आप सभी को पता है किससे रिलेटेड है, वर्क प्लेस। जैसे कि आप किसी को भी समझ सकते हो, यहाँ पर कोई अंतर्राष्ट्रीय प्लेयर है, खिलाड़ी है, या फिर जो बहुत ही बड़े सेलिब्रिटी है, जैसे फिल्म इंडस्ट्री के अंतर्गत काम करने वाले हो या फिर दूसरे किसी उद्योग में काम करने वाले हो, वहाँ से लेके दोस्तों निचले तबके तक जितने भी महिलाएं हैं वो सब इसे जो प्रोविजंस है इनसे क्या होती है, परेशान होती है। यौन उत्पीड़न से क्या होता है, उनको नुकसान और उनको मानसिक जो पीड़ा और वेदनाएं जो झेलनी पड़ती है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो मी टू प्रोग्राम दोस्तों इसी एक्ट से संबंधित है। तो आपको सीधा सा एग्जाम में सवाल पूछा जा सकता है दोस्तों, मी टू प्रोग्राम किससे संबंधित है। तो दोस्तों, बच्चों से संबंधित है, उद्योग से संबंधित है, महिलाओं से संबंधित है, या फिर किसी से नहीं है। तो किससे संबंधित है दोस्तों, महिलाओं से संबंधित ये प्रोग्राम है। इसके बाद में देखिए दोस्तों, हम थोड़ा सा पीछे जाके दोस्तों महिलाओं के अधिकार के इतिहास या फिर महिलाओं के अधिकार की जो किस प्रकार से चरणबद्ध इनके अधिकारों को वर्दी किया गया है या फिर भारतीय संविधान के अनुसार किस प्रकार के इनके लिए प्रोविजंस है, उनके बारे में चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल अधिकार के अंतर्गत समानता का अधिकार दिया गया है, जिसके अनुच्छेद 14 और 15 14 और 15 के अंतर्गत किस प्रकार से
दोनों के अंतर्गत समानता अनुच्छेद 14 के अंतर्गत बताया गया है, विधि के समक्ष समान समता का अधिकार। दोस्तों यहाँ पर क्या है, जो भी नागरिक है, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो, सभी नागरिकों के लिए ये क्या है, समक्ष समता का अधिकार रखता है, बिल्कुल समान रूप से उनको ट्रीट करेगा। उसके बाद में अनुच्छेद 15 की बात करें तो धर्म, जाति, जन्म स्थान, मूल वंश और लिंग। देखिए दोस्तों यहाँ पर लिंग, जेंडर जो है, चाहे फीमेल हो चाहे मेल हो, उन सब पर क्या है, किसी भी प्रकार के भेदभाव को निषेध करता है। किसी को भी आप अलग अलग कैटेगराइज नहीं कर सकते। जैसे कि आपको पता है दोस्तों, जाति के लिए हमारे पास आर्टिकल 17 है, जिसके अंतर्गत अस्पृश्यता का जो प्रोविज़न है वो इसके अंतर्गत दिया हुआ है। इसी प्रकार से आर्टिकल 14 और 15 के अंतर्गत दोस्तों क्या बताया गया है, जो लिंग है उसके आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जा सकता। तो चलिए दोस्तों, ये था समानता का अधिकार। इसके बारे में पिक्चर के माध्यम से देखिए दोस्तों, किस प्रकार से इक्वलिटी के लिए एक पिक्चर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पिक्चर है। इसके अंतर्गत जो है सभी महिलाएं एक साथ कह रही हैं कि भाई हमें भी समानता का अधिकार मिलना चाहिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट पिक्चर है, पिक्चर के माध्यम से आप समझ सकते हो। अगला पॉइंट देखिए दोस्तों, स्वतंत्रता का सिद्धांत। देखिए दोस्तों, भारतीय संविधान के अंतर्गत स्वतंत्रता का जो सिद्धांत दिया गया है वो भी एक मूल अधिकार है। इस मूल अधिकार के तहत दोस्तों क्या बताया गया है, हमारे संविधान के जो अनुच्छेद 19 है उसके अंतर्गत बताया गया है कि जो भी हमारे पास चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, जो भी भारत का नागरिक है, उन भारत के नागरिकों को भारत के किसी भी क्षेत्र में अपना व्यवसाय या फिर अपना उद्योग या फिर अपना कार्य करने की पूरी तरह से क्या होती है दोस्तों, स्वतंत्रता दी गई है, स्वतंत्रता प्रदान है। कि इसके अंतर्गत जो भी महिलाएं कार्य कर रही है दोस्तों, उनके लिए भी जो एक वेल डिफाइंड जो इन्वायरमेंट है, कार्य के लिए जो अनुकूल वातावरण है, वो अनुकूल वातावरण मिलना चाहिए। हर तरह से जो क्या हो दोस्तों, सुरक्षित हो। इस प्रकार के स्वतंत्रता के सिद्धांत के अंतर्गत प्रोविजंस किए गए हैं। ये कौन से अनुच्छेद के अनुसार है दोस्तों, 1919 तो दोस्तों यहाँ पर आप जो प्रोविजंस है, उन प्रोविजंस के अकॉर्डिंग जो अनुच्छेद दिए गए हैं उनको भी याद रख सकते हो, जो आपके पॉलिटी सेक्शन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। ज़रूरी नहीं है दोस्तों क्राइम से रिलेटेड जो क्वेश्चंस है वही क्राइम वाले सेक्शन में पूछे जाएं, इससे संबंधित जो आपके पॉलिटी के क्वेश्चन है वो पॉलिटी वाले सेक्शन के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, इसकी भी एक इमेज के माध्यम से आप समझिए। स्वतंत्रता के लिए देखिए दोस्तों, स्टॉप द वॉर ऑन वुमेन। तो देखिए दोस्तों, इस प्रकार से स्वतंत्रता, उन्हें फ्रीडम होनी चाहिए, वो कहीं भी जाए कहीं भी आए, अपना कारोबार किसी भी तरह से करें, उनको अनुकूल वातावरण मिले। इसके लिए देखिए इस इमेज से आप समझ सकते हो कि जो महिलाओं के विरुद्ध जो भी वार हो रही है, जो भी उनके खिलाफ उत्पीड़न हो रहा है या फिर उनके खिलाफ जो भी हिंसा हो रही है, उनके विरुद्ध ये पिक्चर से आप समझ सकते हो, जहाँ पर बोला जाता है कि उनको भी क्या होनी चाहिए दोस्तों, देश के नागरिकों के तौर पर या फिर मानवता के तौर पर उनको भी क्या होनी चाहिए दोस्तों, स्वतंत्रता होनी चाहिए। अगला पॉइंट देखिए दोस्तों, जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार। ये जो हमारे भारतीय संविधान के अंतर्गत अनुच्छेद 21 है दोस्तों, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के नाम से भी जिसको जाना जाता है। इसके अंतर्गत क्या बोला गया है दोस्तों, कि जो भी अपने पास महिला हो चाहे पुरुष हो, जो भी इंसान है, उस इंसान को क्या है, एक गरिमा में, जो एक शिष्टतापूर्वक या फिर आदरपूर्वक एक समाज में जीने का जो एकदम सर, वो बोलते हैं ना, सर ऊपर करके जीने का अधिकार होना चाहिए। तो दोस्तों इस अनुच्छेद के अंतर्गत यही बताया है कि जीवन एवं स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करता है। इसमें गरिमा से जीने का अधिकार नियत है। महिलाओं के संबंध में साथ में कार्यस्थल पर आदर, गरिमा और शिष्टता के व्यवहार होने चाहिए। तो दोस्तों कार्यस्थल पर जिस प्रकार से कोई भी फीमेल या फिर वुमेन वर्क कर रही है, वर्क प्लेस पे उनके साथ क्या होना चाहिए दोस्तों, दुर्व्यवहार नहीं होना चाहिए। इस प्रकार का इस आर्टिकल के अंतर्गत प्रोविजंस किए हुए हैं। इसकी भी आप देखिए दोस्तों, पिक्चर्स देख सकते हो। लाइफ, राइट टू लाइफ, इसके अंतर्गत आप समझ सकते हो दोस्तों, यहाँ पर महिलाओं को भी एक जो सही वातावरण, अनुकूल वातावरण के अंतर्गत जीने का अधिकार होना चाहिए। चलिए दोस्तों, ये तो था हमारे भारतीय संविधान के अनुसार। अब भारतीय संविधान के बाद में हम बात करते हैं कि इंटरनेशनल लेवल पर देखिए दोस्तों, जो हमारे पास यूएन है, यूनाइटेड नेशन असेंबली है, जनरल असेंबली है, उसके द्वारा 1979 के अंतर्गत एक एक्ट पारित किया गया था। उस एक्ट के अंतर्गत किस प्रकार के प्रोविजंस किए गए हैं वो भी हमारे इस सेक्शन के लिए काफ़ी हद तक इम्पोर्टेंट हो जाता है। उसको आप समझिए दोस्तों। ये देखिए CEDAW, इसका मतलब क्या होता है
दोस्तों, जो हमारे पास एलिमिनेशन ऑफ ऑल टाइप ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन। तो ये इस प्रकार का एक कन्वेंशन है, इस प्रकार का एक समझौता हुआ था, सम्मेलन हुआ था, जिसके अंतर्गत क्या प्रोविज़न किए गए हैं दोस्तों। इसका जो अनुच्छेद 11 है दोस्तों, इस जो एक्ट का जो अनुच्छेद 11 है, उस अनुच्छेद 11 के तहत दोस्तों इसके जितने भी सदस्य हैं, सभी सदस्य देशों के लिए जो महिलाएं हैं उनके कार्यस्थल पर जिस प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन, जो भेदभाव हो रहा है दोस्तों, जो अलग अलग कैटेगराइज करके रखा जाता है, उसके लिए आवश्यक कदम उठाए जाने चाहिए। दोस्तों मैं बता देता हूँ, ये जो हमारे पास जो सम्मेलन हुआ था, जो डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन के लिए यूएन असेंबली के लिए जो सम्मेलन हुआ था या जो प्रस्ताव आया था, इसके अंतर्गत दोस्तों हमारा देश भारत भी सदस्य था, इसलिए भारत भी इसके लिए क्या है, उचित कदम उठाने के लिए क्या है, उत्तरदायी है दोस्तों। इसलिए भारत ने भी इस क्षेत्र के अंतर्गत कार्य करने के लिए, सेक्सुअल हरासमेंट के लिए जो कदम उठाए हैं, उन्होंने भी अलग अलग समय समय पर प्रोविजंस लाए हैं, एक्ट बनाए हैं। उस एक्ट को और ज़्यादा अच्छे से क्रियान्वित करने के लिए और सशक्त भी बनाए गए हैं। तो इस पूरे एक्ट के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैंने बता दिया था, इस भारत इस अभिसमय का सदस्य होने के कारण महिलाओं के मानव एवं संवैधानिक अधिकारों का संरक्षण करने के लिए प्रतिबद्ध है। तो देखिए दोस्तों, भारत भी इसके लिए प्रयास कर रहा है, प्रयासरत है। इसके बाद में देखिए दोस्तों, हाँ दोस्तों, जब अपन सेक्सुअल हरासमेंट की बात करें और उसके अंतर्गत हमारे पास से सुप्रीम कोर्ट, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट है दोस्तों, उच्च न्यायालय नहीं लिखा हुआ है, तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा विशाखा गाइडलाइन जारी की गई थी दोस्तों। उसके अंतर्गत किस प्रकार के प्रोविजंस किए गए हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 13 अगस्त 1997 को विशाखा गाइडलाइन आई थी दोस्तों। मैं बता देता हूँ, थोड़ा सा इसके और पीछे से अपन डिस्कस करते हैं कि किस प्रकार से विशाखा गाइडलाइन आई थी दोस्तों। हुआ क्या था, विशाखा गाइडलाइन किस प्रकार से आई थी, तो देखिए दोस्तों, 1992 के अंतर्गत क्या हुआ दोस्तों, एक बहुत ही पॉपुलर केस आया था 1992 के अंतर्गत, भौरी देवी कांड। तो दोस्तों इसके अंतर्गत क्या होता है, भौरी देवी क्या है, महिलाओं के विकास के लिए क्या करती थी, कार्यरत थी। बाल विवाह को रोकने के लिए वो क्या करती थी, प्रयास करती थी। इस प्रयास की वजह से क्या है दोस्तों, उच्च वर्ग के या फिर उच्च कास्ट के जितने भी लोग हैं वो उनसे क्या हो गए, परेशान हो गए। और परेशान होकर दोस्तों कुछ 5-7 लोग उनके साथ मिलकर क्या करते हैं, दुष्कर्म करते हैं, सामूहिक दुष्कर्म करते हैं। और उसके बाद में जो एविडेंस है, उन एविडेंस को क्या करते हैं, मिटा देते हैं। इस एविडेंस के अभाव के अंतर्गत क्या होता है दोस्तों, राजस्थान सरकार के द्वारा विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में इसके खिलाफ क्या हुआ, मुकदमा दायर हुआ था। इसी क्रम के अंतर्गत दोस्तों 1997 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट के द्वारा क्या जारी करता है दोस्तों, विशाखा गाइडलाइन जारी किया था। और विशाखा गाइडलाइन जारी करके दोस्तों उसके अंतर्गत पहले जो भी इस प्रकार के केस होते थे दोस्तों, उसके लिए आईपीसी की जो धारा है, आईपीसी की जो धारा थी, 2 धाराएं थी दोस्तों, 354 और 509। इन 2 धाराओं के अकॉर्डिंग क्या होता था दोस्तों, जो केस बनता था उसके बाद में जो भी इस प्रकार का क्राइम करता था उसके अगेंस्ट कार्रवाई होती थी। तो विशाखा गाइडलाइन में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दोस्तों ये बताया गया था कि जो ये आईपीसी की जो सेक्शंस है वो पर्याप्त नहीं है, किसी भी महिला या फिर किसी भी नागरिक को प्रॉपर उसके राइट्स टू लाइफ के लिए जो प्रोविजंस है वो पर्याप्त नहीं है। इसको और ज़्यादा सशक्त बनाने के लिए सरकार को अच्छे कानून बनाने चाहिए। इसी निर्देशों को पालन करते हुए या फिर इसको विशाखा गाइडलाइन के नाम से इन्हीं निर्देशों के आधार पर दोस्तों 2013 के अंतर्गत भारत सरकार के द्वारा एक नया कानून बनाया गया। होप आपको सब समझ में आ रहा होगा दोस्तों। यहाँ पर याद रखना, जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये निर्णय आया था 13 अगस्त 1997 को आया था, उसके बाद में ही भारत सरकार के द्वारा कानून बनाया गया था। चलिए दोस्तों इसके आगे बात करते हैं। देखिए दोस्तों, हम बात करें 1947 जब देश आज़ाद हुआ था, देश के आज़ाद हुए थे उस समय किस प्रकार के प्रोविजंस थे, जैसे किसी भी महिला के साथ दुर्व्यवहार होता है, सेक्सुअल हरासमेंट होता है, वर्क प्लेस पे किसी भी प्रकार का दुर्व्यवहार किया जाता है, तो जो एक्ट, इस एक्ट के से पहले किस प्रकार से कार्रवाई होती थी, या फिर 1947 से पहले जो कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ इस प्रकार का उत्पीड़न या व्यवहार होता था, दुर्व्यवहार, इसके विरुद्ध जो शिकायत होती थी, भारतीय दंड संहिता जो आईपीसी की सेक्शन है जो मैंने अभी डिस्कस किए थे, तो सेक्शन 354 और 507 इसके तहत क्या होते थे दोस्तों, प्रोविजंस के तहत कार्रवाई की जाती थी। इन 2 सेक्शन के अंतर्गत क्या बताया गया है, तो देखिए दोस्तों 354 के अंतर्गत जो
एक सेक्शन है, उस सेक्शन के तहत क्या होता था, स्त्री की मर्यादा और मान सम्मान को क्षति पहुंचाने के लिए कोई भी स्त्री है, फीमेल है, वुमेन है, उसको वर्क प्लेस पर किसी भी प्रकार के मान और सम्मान और मर्यादा के अंतर्गत क्षति पहुंचाता है तो उसके विरुद्ध जो केस बनता था दोस्तों, वो सेक्शन 354 के तहत केस या मुकदमा दर्ज किया जाता था। वहीं बात करें दोस्तों सेक्शन 509 के, किसी भी महिला के सील को चोट पहुंचाने वाले शब्द को कहना या फिर ऐसी कोई भी हरकत करना जिससे कि उसको इस प्रकार का चोट पहुंचती हो, तो उसके लिए दोस्तों जो केस बनता था, मुकदमा दर्ज होता था, वो सेक्शन 509 के तहत दर्ज होता था। तो इस विशाखा गाइडलाइन के अंतर्गत दोस्तों जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है, वो सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि जो ये दोनों सेक्शन है, इन दोनों सेक्शन के अंतर्गत जो कार्रवाई की जाती है वो पर्याप्त नहीं है। सरकार को एक नया कानून बनाना चाहिए और नया कानून बना के इसको प्रभावी रूप से क्रियान्वयन करना चाहिए। तो ये था दोस्तों हमारे पास इस अधिनियम के आने से पहले तक का जो भी प्रोविजंस था वो हमने डिस्कस किया था। अब हम जो मेन हमारे पास सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस के लिए जो नया कानून आया है, उस कानून के लिए हम बात करेंगे दोस्तों। पहले हम यौन उत्पीड़न की परिभाषाओं की ओर जाते हैं। तो यौन उत्पीड़न की परिभाषा को किस प्रकार से समझा जाता है कि किन किन हरकत या फिर किन किन एक्टिविटीज़ को इस कैटेगरी के अंतर्गत रखा जाता है। तो दोस्तों शारीरिक संपर्क या अग्रिम कृत्य, जैसे कि कोई भी व्यक्ति किसी भी महिला के साथ जो फिजिकल रिलेशन या फिर फिजिकल अटैचमेंट कांटेक्ट करना चाहे या फिर इस प्रकार का कोई भी एक्टिविटी करता हो, वो यौन टिप्पणियाँ, जैसे किसी भी महिला के बारे में कुछ भी उसके बारे में बोलना, यौन अनुग्रह की मांग करना और यौन प्रकृति के अवांछनीय शारीरिक मौखिक या गैर मौखिक व्यवहार करना, किसी भी प्रकार का इस प्रकार का व्यवहार करना किसी भी वुमेन के साथ वर्क प्लेस पर, या फिर जिससे कि उसके क्या है मौखिक व्यवहार या फिर उसको शारीरिक क्षति पहुंचती हो। तो इन सब एक्टिविटीज़ को दोस्तों किसके अंतर्गत रखा गया है, यौन उत्पीड़न की श्रेणी के अंतर्गत माना जाता है। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। ये पिक्चर्स देखिए दोस्तों, जिस प्रकार से हमने न्यूज़पेपर की ये पिक्चर्स ली है कि एक फीमेल है, इसमें आप समझ सकते हो कि किस प्रकार से उसको वर्क प्लेस से जो घर जा रही है या फिर घर से वर्क प्लेस पे आ रही है तो किस प्रकार को उसको फेस करना पड़ रहा है। तो ये एक वकील है, तेलंगाना से संबंधित ये केस था दोस्तों। इसके बाद में देखिए दोस्तों नियोक्ता के लिए दिशा निर्देश किस प्रकार से विशाखा गाइडलाइन के अंतर्गत दिए गए थे। यौन उत्पीड़न के कृत्यों का प्रतिरोध करना। दोस्तों जो सरकार के द्वारा नियुक्त किया जाता है उसके लिए क्या क्या कर्तव्य होते हैं, उसके लिए क्या दिशा निर्देश दिए हैं विशाखा गाइडलाइन के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट ने कि यौन उत्पीड़न के कृत्यों को प्रतिरोध करना। उसके अलावा यौन उत्पीड़न के समाधान अभियोजन की प्रक्रिया निर्धारित करने का भी कार्य किसका होता है दोस्तों, नियोक्ता का होता है। नियोक्ता क्या होता है दोस्तों, इसके बारे में हम थोड़ी सी देर बाद में डिटेल से चर्चा करेंगे। शिकायत निवारण तंत्र। शिकायत निवारण तंत्र देखिए दोस्तों, किसी भी वर्क प्लेस या फिर किसी भी संगठन के अंतर्गत जहां पर वुमेन और मेन दोनों कार्य करते हैं, उस वहां पर किस प्रकार से शिकायत निवारण तंत्र को डेवलप करना है, किस प्रकार से वो कार्य करेगा, इसके लिए भी विशाखा गाइडलाइन के अंतर्गत प्रोविजंस दिए हैं, उनके बारे में चर्चा करें। देखिए दोस्तों जितने भी हमारे पास पब्लिक सेक्टर है, सार्वजनिक प्लेस है या फिर कोई भी निजी कॉर्पोरेट है, उनके लिए दोस्तों इसके अंतर्गत बताया है अपने संगठन में शिकायत समिति एक कमेटी बनाएंगे, जिसके माध्यम से क्या है कि जो भी इस प्रकार की महिला के साथ दुर्व्यवहार होता है उसके विरुद्ध जो कंप्लेन करती है उस कंप्लेन के लिए एक कमेटी के द्वारा इसका निवारण किया जाएगा। इस तरह अपराधों को देख सके और इसके लिए क्या जो समिति है उसकी स्थापना करेंगे, वो इस प्रकार के निवारण और इन अपराधों को देख रेख कर सके या फिर इनको कम करने के लिए, निषेध करने के लिए प्रयासरत रहेंगे। इसके बारे में हम बात करेंगे। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पर आप इस पिक्चर से समझ सकते हो दोस्तों, यहाँ पर हम बात करते हैं एट वर्क प्लेस किस प्रकार की सिचुएशन होती है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे।
चलिए दोस्तों, अब देखिए इस शिकायत को किस प्रकार से किया जाना है कि जो विशाखा गाइडलाइन के तहत जो नियोक्ता होता है उस नियोक्ता के किस प्रकार के दिशा निर्देश दिए हैं, उस दिशा निर्देश के अनुसार दोस्तों जो शिकायत करने के लिए तंत्र को विकसित किया है उस तंत्र के अनुसार किस प्रकार से शिकायत करनी है। इस शिकायत समिति की जो अध्यक्षता करते हैं वो दोस्तों एक फीमेल के द्वारा इसकी अध्यक्षता की जाएगी और इसके अंतर्गत दोस्तों जितने भी सदस्य होते हैं, जितने भी सदस्यों का प्रोविजंस प्रावधान किया गया है उनमें से 50% से ज़्यादा, आधे से अधिक क्या होनी चाहिए सदस्य दोस्तों, फीमेल इसके मेंबर्स होने चाहिए। उसके बाद में देखिए दोस्तों, उच्च स्तरीय प्रबंधन के दबाव को नियंत्रण करने के लिए ये समिति तृतीय पक्ष जैसे जो भी एनजीओ है, देखिए दोस्तों इस समय हमारे देश के अंतर्गत एक लार्ज स्केल पर एनजीओस काम कर रहे हैं जो किसी भी क्षेत्र में समझ सकते हो आप, आर्थिक क्षेत्र में सामाजिक उत्थान के लिए देख सकते हो या फिर महिलाओं और बच्चों के लिए देख लो या फिर जो जनजाति है उनके लिए भी कार्य करने वाले खूब से एनजीओज हैं। तो महिलाओं के लिए जो एनजीओज काम कर रहे हैं उन एनजीओज का एज ए थर्ड पार्टी उनको इन्वॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंतर्गत अगर किसी भी जो हायर मैनेजमेंट वाले जो लोग हैं उनके द्वारा दबाव बनाया जाए या फिर उनके द्वारा इस केस को दबाए जाने की कोशिश की जाए तो जो नियोक्ता है या फिर इसकी जो समिति की अध्यक्षता करने वाले कमेटी मेंबर है वो थर्ड पार्टी को भी इसमें इन्वॉल्व कर सकते हैं। तो इस प्रकार के इसके अंतर्गत प्रोविजंस किए गए थे। ये प्रोविजंस दोस्तों थे विशाखा गाइडलाइन के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग थे दोस्तों? ये विशाखा गाइडलाइन के अकॉर्डिंग ये प्रोविजंस किए गए थे। इसके बाद में दोस्तों अब हम यहाँ पर फाइनली हम चल के आते हैं कि जिस प्रकार से भारत सरकार या फिर संसद के द्वारा जो इस क्षेत्र के अंतर्गत इस क्षेत्र में जो भी महिलाओं के साथ जो दुर्व्यवहार हो रहा था या फिर जो हरासमेंट का सामना करना पड़ रहा था उस हरासमेंट को निवारण के लिए, रोकथाम के लिए सरकार के द्वारा किस तरह का एक्ट पारित किया गया था उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो देखिए दोस्तों, आपको एक्ट का नाम सीधा सीधा दिख रहा होगा, यौन उत्पीड़न अधिनियम 2013। तो इसके बारे में देखते हैं दोस्तों, इसका जो क्षेत्र होता है, कार्य क्षेत्र, किस क्षेत्र के अंतर्गत ये क्रियान्वित किया जा सकता है। तो दोस्तों इसका कार्य क्षेत्र संपूर्ण भारत के अंतर्गत ये लागू है। जिस प्रकार से हमने बात की थी दोस्तों पिछले एक्ट के बारे में, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 की, वो जम्मू कश्मीर को छोड़कर संपूर्ण भारत के अंतर्गत कार्यवाही क्रियान्वित किया जा सकता था, लेकिन यहाँ पर ये संपूर्ण भारत के अंतर्गत क्रियान्वित किया जा सकता है। और दोस्तों इसको जो पारित किया गया था उसके बारे में देखिए दोस्तों, डेट के बारे में याद रखिएगा, सीधा सीधा यहाँ से डेट से सवाल पूछा जा सकता है। लागू कब किया गया था? 9 दिसंबर 2013 को इसको लागू किया गया था। और ये जो एक्ट है दोस्तों इसके अंतर्गत कुल कितने हैं? 8 अध्याय है और इसके अंतर्गत टोटल जो सेक्शंस की बात करें वो है 30 सेक्शंस इसके अंतर्गत दिए गए हैं। तो चलिए दोस्तों अब एक एक करके इसके अंतर्गत हम किस प्रकार के प्रोविजंस हैं उनके बारे में देखते हैं। सबसे पहले तो हम भारत के अंतर्गत देखते हैं किस प्रकार से इसके लिए जो कार्यस्थल पर, वर्क प्लेस पर जो हमारे पास कमेटी का गठन करना वो किस जगह करना उसके बारे में देखिए। यह अधिनियम उन कार्यक्षेत्रों पर लागू होता है जहां पर 10 से अधिक कर्मचारी कार्यरत है। देखिए दोस्तों, हमारे पास अगर बात करें हम कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र में या भी सरकारी कार्यालय हो या फिर हम बात करें कोई निजी क्षेत्र हो, निजी कर्मचारी हो, किसी भी तरह के कर्मचारी हो सकते हैं, लेकिन जहां पर 10 से अधिक व्यक्ति या फिर कर्मचारी कार्य कर रहे हो वहां पर हमारे पास इस प्रकार की कमेटी का गठन किया जाना अनिवार्य है। अब देखिए, भारतीय के राष्ट्रीय अपराध अभिलेख ब्यूरो की रिपोर्ट के अनुसार 36% भारतीय कंपनी और 25% बहुराष्ट्रीय कंपनी इस अधिनियम के अनुरूप नहीं है। तो दोस्तों ये बहुत ही बड़ा हमारे पास एक कमजोरी है कि भारत के पास लार्ज स्केल में हम देख सकते हैं काफ़ी बड़ी कंपनियां से, काफ़ी बड़े हमारे पास राष्ट्रीय अपराध के अनुसार हम देख सकते हैं भारतीय कंपनी अधिनियम के तहत देख सकते हैं 36% और 25% मल्टीनेशनल कंपनीज के पास इस प्रकार के प्रोविजंस नहीं है। तो इसके बारे में सरकार को एक सकारात्मक कदम उठाना चाहिए जिसके माध्यम से महिलाओं के साथ जो दुर्व्यवहार हो रहा है उस जो एक्ट है, वर्तमान एक्ट है, उसको और सशक्त किया जा सकता है। दोस्तों यहाँ पर आपको मैं एक छोटी सी बात और बताना चाहूँगा कि भारत के अंतर्गत महिलाओं और बच्चों के विकास और उनके साथ होने वाले उत्पीड़न के लिए हमारे पास कानून तो हजारों हैं, लेकिन उसको सही रूप से क्रियान्वित करने की क्या है दोस्तों, कमजोरी है, जिसकी वजह से जो भी हमारे पास
कोई भी प्रकार का केस आता है, मुकदमा आता है, उस मुकदमे को जो प्रभावी रूप से क्या है निपटारा नहीं किया जा सकता। तो दोस्तों हजारों कानून होने के बजाय हमारे पास एक ऐसा कानून होना चाहिए, सशक्त कानून होना चाहिए जिसका क्रियान्वयन क्या है जो सही से हो सके, जिसकी वजह से जो महिलाओं के साथ या बच्चों के साथ या सामाजिक क्षेत्र के अंतर्गत जो भी हमारे पास कमज़ोर तबका है उनके उत्थान के लिए, अपलिफ्टमेंट के लिए क्या है एक सकारात्मक कदम उठाया जा सके। तो चलिए दोस्तों ये तो बात हो गई हमारी। अब इस एक्ट के तहत देखिए दोस्तों कुछ परिभाषाएं दी गई है। यौन उत्पीड़न की परिभाषा किस प्रकार से दी गई है, किन परिस्थितियों के अंतर्गत किस प्रकार के कृत्यों को इसके अंतर्गत शामिल किया जाएगा, उसके अंतर्गत हम समझते हैं। तो देखिए दोस्तों सबसे पहले मैं बात करूं निम्न परिस्थितियां जो यौन उत्पीड़न के कृत्य या व्यवहार से संबंधित है। इस प्रकार की कोई भी एक्टिविटीज़ होती है दोस्तों, उस एक्टिविटीज़ को यौन उत्पीड़न के अंतर्गत शामिल किया जाता है। उस महिला के रोजगार में विशेष व्यवहार के लिए अंतर्निहित या स्पष्ट वादा करना। तो देखिए दोस्तों इस प्रकार का कोई भी कार्य होता है, उस महिला के रोजगार विशेष के व्यवहार में अंतर्निहित स्पष्ट वादा करना कि उसको इस प्रकार से उकसाना कि आप ये कृत्य करो और इसके लिए आपके जो बिजनेस है या फिर आपका जो वर्क प्लेस है उसके अंतर्गत आपको इस प्रकार के लाभ दिए जाएंगे, इस प्रकार का कृत्य हो। या फिर उस महिला को रोजगार में रोजगार के अंतर्गत हानिकारक व्यवहार के लिए अंतर्निहित स्पष्ट धमकी देना। तो दोस्तों किसी भी प्रकार की किसी को थ्रेट दी जाए, धमकी दी जाए, धमकाया जाए या डराया जाए, उसको भी इसके अंतर्गत दोस्तों शामिल किया गया है। ध्यान से समझिएगा दोस्तों, यहाँ पर सीधा सा पूछा जा सकता है जो विशाखा गाइडलाइन के अंतर्गत कौन सी परिभाषा दी गई है और वहीं जो हमारा एक्ट है यौन उत्पीड़न एक्ट है उसके अंतर्गत किस प्रकार की परिभाषा दी गई है। यहाँ से सवाल सीधा सीधा पूछा जा सकता है, ध्यान रखिएगा दोस्तों। इसके अलावा देखिए उसके वर्तमान और भविष्य के रोजगार में अंतर्निहित एवं स्पष्ट धमकी हो। तो जिस प्रकार से कोई भी कार्य कर रही हो, कर्मचारी हो, जैसे प्राइवेट सेक्टर में कार्य कर रही हो कोई भी महिला, उसको इस प्रकार से धमकाया जाए कि आप अगर हमारे साथ इस प्रकार का रिलेशन नहीं बनाते हो या फिर हमारा किसी भी प्रकार का जो प्रपोजल है वो प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं करते हो तो इसके लिए आपको जो रोजगार है या फिर वर्तमान जिस सेक्टर में आप कार्य कर रहे हो या फिर फ्यूचर के अंतर्गत आपको किसी भी प्रकार का उसका हर्जाना भुगतना पड़ सकता है। इस प्रकार का जो स्टेटमेंट या फिर थ्रेट दी जाती है उसको भी इसके अंतर्गत शामिल किया जाता है। उस महिला के कार्य क्षेत्र में हस्तक्षेप करना, उसके लिए भारतीय और शत्रुतापूर्ण व्यवहार स्थापित करना। देखिए दोस्तों यहाँ पर इस प्रकार से बताया गया है कि जिस कार्य क्षेत्र में वो कार्य कर रही है महिला, उस कार्य के अंतर्गत बाधा बनना या फिर उसके अंतर्गत इंटरफेयर करना या फिर उसके साथ जो भी वर्क प्लेस है उसमें एकदम दुश्मन की तरह कार्य करना को भी किसके अंतर्गत शामिल किया गया है, इस एक्ट के अंतर्गत शामिल किया गया है। उस महिला के साथ अपमानजनक व्यवहार करना या उसके साथ स्वास्थ्य एवं सुरक्षा के लिए हानिकारक है। तो दोस्तों इसको भी इसके अंतर्गत शामिल किया है। यदि किसी भी फीमेल के साथ जो वर्क प्लेस है वहाँ पर इस प्रकार का व्यवहार किया जाए, अपमानजनक व्यवहार किया जाए या फिर उसका जो स्वास्थ्य एवं सिक्योरिटी से संबंधित कोई भी हानिकारक कदम उठाया जाए तो उसके खिलाफ जो केस होता है वो यौन उत्पीड़न के मामले के अकॉर्डिंग ही केस दायर किया जाता है। तो दोस्तों ये जो 5 पॉइंट थे, इन 5 पॉइंटों के तहत क्या होता है, ये केस किया जाता है। तो इस एक्ट के अंतर्गत दोस्तों काफ़ी जो 30 हमने धाराएं और 8 अध्याय के बारे में बात किया, इसके अंतर्गत है हर एक जो हमारे पास सेक्शंस है उसके अंतर्गत वेल डिफाइन किया गया है किस प्रकार से शिकायत करनी है, किस प्रकार से आपको मुकदमा करना है, जिस प्रकार से अभी हमने बात की थी। तो दोस्तों ये जो इसका सेक्शन 1 से लेकर सेक्शन 3 है उसके अंतर्गत डिफाइन किया गया है कि किस प्रकार के जो केसेज होते हैं उन केसेज को यौन उत्पीड़न की श्रेणी के अंतर्गत रखा जाएगा। अब हम दोस्तों आगे बढ़ते हैं सेक्शन 4 की तरफ कि किस प्रकार से आंतरिक शिकायत कमेटी का गठन करना है कि जो इस प्रकार का केस होता है या फिर इस प्रकार की शिकायत होती है उस शिकायत के निवारण के लिए हमारे पास इस एक्ट के तहत किस प्रकार के कदम उठाए जाएंगे। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले हम देखते हैं सेक्शन 4 के बारे में। हम बढ़ते हैं सेक्शन 4 की तरफ, आंतरिक शिकायत समिति का गठन। तो दोस्तों हर सार्वजनिक एवं निजी कंपनी एक आंतरिक शिकायत समिति का गठन करेगा। तो मतलब यहाँ पर देखिए इस सेक्शन के तहत ये बताया गया है दोस्तों कि जो भी हमारे पास सार्वजनिक क्षेत्र है या फिर निजी कंपनी है उन सबको एक आंतरिक शिकायत समिति का गठन करना होगा जो किसके लिए कार्य करेगी दोस्तों, इस प्रकार के जो भी केसेस आएंगे उन शिकायतों के निवारण के लिए कार्य करेगा।
अब देखते हैं दोस्तों, हम आगे देखते हैं इसके सदस्य किस प्रकार से होंगे, उनके बारे में चर्चा करते हैं। कौन कौन इसके मेंबर हो सकते हैं। इस आंतरिक शिकायत समिति में निम्न सदस्य होंगे। तो दोस्तों इसके अंतर्गत कौन कौन मेंबर होते हैं, कौन कौन इसके सदस्य बनने के योग्य होते हैं, किस प्रकार के इसके प्रोविजंस किए गए हैं। इस समिति का जो अध्यक्ष होता है वो दोस्तों विशाखा गाइडलाइंस की तरह एक महिला होगी जो कार्यस्थल में उच्च स्तरीय पद पर कार्यरत होगी। तो देखिए दोस्तों, सीधी सी बात है, कोई भी प्राइवेट सेक्टर हो या फिर सरकारी सेक्टर हो, उसके अंदर कार्य करने वाली जो महिला होगी, जो एक उच्च पद पर कार्य कर रही हो, उस हायर अथॉरिटी के अंतर्गत जो कार्य करने वाली महिला को इस जो कमेटी है, इंटरनल कमेटी जो बनती है, उसका अध्यक्ष बनाया जाएगा। इसके अलावा इसके अंतर्गत दोस्तों 3 अन्य सदस्य होंगे। वो 3 अन्य सदस्य कौन होंगे? जो महिला समाज में कार्य कर रहे हो या फिर यौन उत्पीड़न के मामलों के लिए कार्य करते हो या फिर विधि का ज्ञान हो, जिसको किसी को भी अगर इस प्रकार का ज्ञान हो कि किस प्रकार से लीगल राइट्स क्या क्या होते हैं, उनका ज्ञान हो, उसको इसका मेंबर बनाया जा सकता है। कोई इस प्रकार का हमारे पास एनजीओज है जो इस फील्ड के लिए कार्य कर रहा है, उनको भी इसका सदस्य बनाया जा सकता है। तो दोस्तों इस प्रकार से आंतरिक शिकायत कमेटी है, इसके जो मेंबर होते हैं दोस्तों 4 मेंबर होते हैं, जिसके अंतर्गत एक अध्यक्ष होता है और इसके अलावा जो हमारे पास क्या बताया गया है दोस्तों 3 अन्य मेंबर हो सकते हैं। अब सेक्शन 5 की तरफ जाते हैं दोस्तों यहाँ पर आपको याद रखने वाली बात है, इसका एक एक सेक्शन करके आपको पूछा जा सकता है कि यौन उत्पीड़न का जो अधिनियम है 2013, उस अधिनियम के तहत आंतरिक शिकायत कमेटी का गठन किस सेक्शन के तहत किया जाता है। तो दोस्तों ये जो लॉ के स्टूडेंट हैं उनके लिए भी काफ़ी हद तक महत्वपूर्ण हो जाता है, और जैसा मैंने बात की आरपीएससी, यूपीएससी और एमपीपीसीएस, तो इनके लिए भी ये इंपॉर्टेंट है, और राजस्थान पुलिस के तो सिलेबस के अकॉर्डिंग हम बात कर रहे हैं। तो सेक्शन 5 के अंतर्गत देखिए दोस्तों, स्थानीय शिकायत समिति का गठन किस प्रकार से हमारे पास जो स्थानीय शिकायत समिति है उसका गठन किस प्रकार से किया जाना है। तो इसके अंतर्गत जिला कलेक्टर जो है हमारे पास या मजिस्ट्रेट है, उसके पास किस प्रकार के राइट्स होते हैं और वो किस प्रकार से जो इसके लिए नियोक्ता की नियुक्ति करता है, उसके लिए अपन इस सेक्शन के बारे में पढ़ते हैं। तो स्थानीय शिकायत कमेटी का जो गठन होता है दोस्तों, वो गठन किसके द्वारा किया जाता है? जिला कलेक्टर के द्वारा इसका गठन किया जा सकता है। तो यहाँ से देखिए दोस्तों, आप जो गठन किया जाता है वो किसके द्वारा किया जाता है? जिला कलेक्टर कर सकता है, या सहायक कलेक्टर, एडिशनल जो डीएम है, या फिर हमारे पास डीएम है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, उसके द्वारा किया जा सकता है। राज्य सरकार द्वारा जिला कलेक्टर की नियुक्ति की जा सकती है, जिला अधिकारी की नियुक्ति की जा सकती है। दोस्तों इसके लिए जो हमारे पास इन मामलों के अंतर्गत जो शिकायत सुनता है, उन शिकायत सुनने के लिए पहली बात तो डिस्ट्रिक्ट जो मजिस्ट्रेट है या फिर हमारे पास जिला कलेक्टर है, जिला अधिकारी है, वो इसके लिए नियुक्ति करता है, और चाहे तो राज्य सरकार भी जिला अधिकारी की इसके लिए नियुक्ति कर सकता है, जो पूरे जिले के अंतर्गत जो वुमेन हरासमेंट के लिए जो भी एक्टिविटीज़ होती है उसके लिए निवारण करने के लिए अलग से कार्य कर सकते हैं। इस समिति का गठन वहां किया जाएगा जहां आंतरिक शिकायत समिति का गठन नहीं किया जा सकता और कार्य क्षेत्र 10 से कर्मचारी हो। तो दोस्तों हमने पहले बात की थी, तो सेक्सुअल हरासमेंट के जो भी घटना होती है 10 या 10 से अधिक कर्मचारी है, वहाँ पर तो आंतरिक कमेटी का गठन किया जाएगा और उस कमेटी के अकॉर्डिंग क्या होता है निर्णय लिए जाएंगे। लेकिन दोस्तों जैसे ही हम बात करें कि अगर किसी भी सेक्टर के अंतर्गत जो वर्क प्लेस है वहाँ पर 10 कर्मचारी नहीं है, 10 से कम कर्मचारी है, तो वहाँ पर किस प्रकार के प्रोविजंस होंगे? तो वहाँ पर दोस्तों इस प्रकार के समिति का गठन किया जाएगा जो इसके क्षेत्र के अंतर्गत कार्य करेंगे। उसके अलावा देखिए दोस्तों, तहसील और जो छोटी जगह है उसमें किस प्रकार की कार्यविधि होगी? जिला अधिकारी व तालुका या तहसील में जो ग्रामीण क्षेत्र में है और नगर पालिका में जो शहरी क्षेत्र में है वहाँ एक नोडल अधिकारी। तो दोस्तों वहाँ पर तो हम नियोक्ता की बात कर रहे थे, यहाँ पर अपन एक नोडल अधिकारी की नियुक्ति कर सकता है जो सारी शिकायतें स्थानीय शिकायत समिति को भेज सके। तो दोस्तों यहाँ पर एक नोडल अधिकारी की जो नियुक्ति की जाती है वो किसके लिए की जाती है दोस्तों? जो छोटी जगह है, तहसील है या फिर ग्रामीण क्षेत्र है या फिर तालुका है, वहाँ पर एक नोडल अधिकारी होगा। वो नोडल अधिकारी जो स्थानीय शिकायत समिति है, हमने वहाँ पर स्थानीय शिकायत समिति को हमारे पास शिकायत भेज सकता है और सेक्शन 5 के तहत इसके अंतर्गत प्रोविजंस किए गए हैं। और स्थानीय शिकायत समिति है दोस्तों, इसका जो गठन है उसका एक फिक्स कार्यकाल होता है दोस्तों। इसका कार्यकाल कितना होता है दोस्तों? 3 वर्ष का इसका कार्यकाल होता
है। तो ये थी दोस्तों हमारे पास सेक्शन 5 की बातें। अब हम थोड़ा सा आगे बंक करके जाते हैं सेक्शन आगे वाले इंपॉर्टेंट सेक्शन है 9 की तरफ कि किस प्रकार से शिकायत की जानी है या फिर शिकायत कौन कर सकता है, इन मामलों के अंतर्गत आवाज़ कौन उठा सकता है, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो देखिए दोस्तों सेक्शन 9 के अंतर्गत बताया गया है कि यौन उत्पीड़न की शिकायत कौन कर सकता है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर शिकायत करने वाले हमारे पास से 3 तरह से यहाँ पर शिकायतों के लिए प्रोविजंस किए गए हैं। तो सबसे पहला प्रोविजंस हमारे पास क्या है दोस्तों, जो शिकायत कौन कर सकता है, व्यथित महिला, जिसके साथ अपराध हुआ हो या फिर जो महिला हिंसा की शिकार हुई हो वो कर सकती है। अब इसके बाद में देखिए, यदि व्यथित महिला शारीरिक और मानसिक असक्षमता के कारण शिकायत दर्ज कराने में असमर्थ हो, तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हो कि अगर कोई भी फीमेल इस प्रकार से हो, शारीरिक रूप से सक्षम नहीं हो या फिर मानसिक रूप से सक्षम नहीं हो, तो उनके लिए जो शिकायत है वो करने का कार्य कौन है, उनका कोई भी लीगल जो रेस्पॉन्सिबल है, विधिक उत्तराधिकारी है, वो इसके बारे में शिकायत कर सकता है। पहला तो मामला हो गया शिकायत कौन कर सकता है। उसके अलावा देखिए दोस्तों जो सेक्शन 9 है उसमें बताया गया है शिकायत लिखित की जाएगी और यौन उत्पीड़न की घटना के 90 दिनों के भीतर की जा सकती है। देखिए दोस्तों जैसे ही हम बात करें कि जिसको इसका शिकार हुए हैं, तो इसके शिकार होने के 90 दिनों के अंदर अंदर ही आप शिकायत कर सकते हो, यानी कि यहाँ पर 3 महीने के अंदर ही शिकायत करने के प्रोविजंस दिए गए हैं। उसके बाद में देखिए दोस्तों शिकायत दर्ज करने की अवधि को अधिकतम 90 दिनों तक बढ़ाया जा सकता है। शिकायत दर्ज करने की अवधि को और आगे 90 दिनों तक बढ़ाया जा सकता है। कुल मिला के 6 महीनों तक आप क्या कर सकते हो दोस्तों, इस प्रकार की कोई भी घटना हो उसके लिए क्या किया जा सकता है, शिकायत दर्ज करवाई जा सकती है। तो ये तो था दोस्तों शिकायत के लिए प्रोविजंस। अब इस प्रकार से हमारा सेक्शन 10 है वो क्या बताता है कि दोनों पार्टीज़ के अंतर्गत किस प्रकार से समझौता किया जाना है, किस प्रकार से उनके बीच में जो आगे के कार्य होते हैं उसको किस प्रकार से किया जाता है, इसके बारे में देखिए दोस्तों। समिति जांच प्रक्रिया प्रारंभ होने से पहले व्यथित महिला पर प्रार्थना पर समझौता प्रक्रिया प्रारंभ कर सकती है। जो व्यथित महिला है उस व्यथित महिला की जो प्रार्थना है उस प्रार्थना पर समझौता प्रक्रिया प्रारंभ कर सकती है कि दोनों के बीच में किस प्रकार के समझौता किया जाना है। यदि मामले को समझौता से फैसला हो जाता है तो जांच प्रक्रिया नहीं होगी। तो दोस्तों यहाँ पर जो पहला इवेंट है, जैसे ही इन दोनों के बीच में समझौता हो जाता है, समझौता होने के बाद में यहाँ पर क्या होती है दोस्तों, जांच प्रक्रिया नहीं की जाएगी और इसकी जो रिपोर्ट है वो नियोक्ता और जिला अधिकारी को भेज दी जाती है। तो ये शिकायत है वो नियोक्ता के द्वारा, जो स्थानीय शिकायत कमेटी है उसके द्वारा, समिति के द्वारा ये जो रिपोर्ट है उसकी पूरी रिपोर्ट तैयार की जाती है और वो रिपोर्ट हमारे पास जो नियोक्ता है उसके पास भेजी जाती है और नियोक्ता के साथ साथ जो जिला अधिकारी है उसको इसके बारे में अवगत करवाया जाता है, लिखित रिपोर्ट सौंपी जाती है। तो ये जो थे दोस्तों समझौता के प्रोविजंस थे। इसके बाद में देखिए दोस्तों जांच की किस प्रकार से प्रक्रिया को अपनाया जाएगा, जांच जो की जाती है इसके अंतर्गत वो कैसी होती है। तो दोस्तों शिकायत की जो जांच प्रक्रिया है वो सबसे पहले हम देखो सेक्शन की बात करें तो इसका जो सेक्शन है वो 11 के अंतर्गत दी गई है और ये जो जांच है दोस्तों, समिति को जांच प्रक्रिया 90 दिनों के भीतर समाप्त करनी होगी। तो दोस्तों इसकी जो जांच है वो बिल्कुल आपको जिस दिन शिकायत कर दी है, शिकायत करने के 90 दिनों के भीतर इसके बारे में शिकायत का जो निपटारा है या फिर जो जांच है वो प्रक्रिया क्या है, समाप्त करनी होगी। तो दोस्तों इसके लिए यहाँ पर जो नियोक्ता है उसके लिए भी सजा का प्रावधान किया गया है, वो हम आगे और चर्चा करेंगे। समितियों की सिविल न्यायालय की शक्तियाँ दी गई है जिसके द्वारा जांच के लिए जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर सिविल न्यायालय की शक्तियाँ होना तो बहुत ज़रूरी है कि अगर किसी को इस प्रकार से जो केस है उस केस के लिए जानकारी कलेक्ट करनी है तो यहाँ पर किसी को भी यहाँ पर बुलाया जा सकता है, किसी से भी अपन लिखित कार्रवाई के लिए आदेश दिया जा सकता है, किसी के पास कोई डॉक्यूमेंट है वो डॉक्यूमेंट के लिए भी बुलाया जा सकता है। तो इसलिए सिविल जो न्यायालय की शक्तियाँ हैं वो इसको दी गई है। तो आप यहाँ पर एक एग्जाम्पल के रूप में देखिए, किसी भी व्यक्ति को समान
द्वारा बुलाया जा सकता है और किसी भी दस्तावेज खोजने एवं प्रकट करने का भी आदेश दिया जा सकता है। देखिए दोस्तों, अगर यहाँ पर ऐसा लगे जो वर्क प्लेस पर कोई भी प्रकार की हिंसा हुई है या फिर दुर्व्यवहार किया गया है, यौन उत्पीड़न किया गया है, तो उस क्षेत्र के अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को बुलाने, प्रकट करने या फिर किसी भी डॉक्यूमेंट की ज़रूरत हो, उस डॉक्यूमेंट को लेके हाजिर होने के लिए क्या है, आदेश दिया जा सकता है। और इस आदेश की पालना के लिए ही इनको क्या किया गया है दोस्तों, सिविल न्यायालय की शक्तियाँ भी दी गई है। तो चलिए दोस्तों, ये बात हो गई हमारे सेक्शन 11 की। अब सेक्शन 11 के बाद में हम रुक करते हैं सेक्शन 13 की तरफ। तो देखिए दोस्तों, इस प्रकार से हमारे पास जो नियोक्ता है उसको जो रिपोर्ट सौंपी गई है, उनकी जांच किस तरह से करनी है, इस अधिनियम के अंतर्गत जो केस साबित हो जाता है, उस साबित होने के बाद सजा का क्या प्रोविज़न है, और जो आर्थिक जिस प्रकार की क्षतिपूर्ति है उसके क्या प्रोविजंस है, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो देखिए दोस्तों, जांच सपा जैसे ही हमें 90 दिनों के भीतर जांच करनी होती है और जांच 10 दिन के भीतर नियोक्ता और जिला अधिकारी को रिपोर्ट दी जानी है। आंतरिक समिति हो या फिर हमारे पास स्थानीय समिति हो, इसको 10 दिन के भीतर जो भी जांच खत्म हो जाती है, मतलब कुल मिला के 100 दिन के अंदर ये सारा का सारा मामला निपटाया जा सकता है। पर प्रत्यार्थी पर आरोप साबित होने की स्थिति में समिति द्वारा सेवा नियमों के अनुसार था इस अधिनियम के प्रावधानों की सजा दी जा सकती है। जिस प्रकार से प्रोविजंस किए गए हैं, उन प्रोविजन के अकॉर्डिंग उसको सजा दी जा सकती है। और इस धारा में व्यतीत महिला को प्रत्यार्थी के वेतन से आर्थिक क्षतिपूर्ति दिलवाने का भी प्रावधान है। अगर देखिए दोस्तों, इस पूरे झमेले के अंतर्गत अगर फीमेल को जो मेंटल हैरेसमेंट हुआ है या फिर इकोनॉमिकल अगर किसी भी प्रकार की क्षति पहुंची हो, जैसे कि देखिए दोस्तों, इसके अंतर्गत इस प्रकार से प्रोविज़न किया जाता है कि अगर यौन उत्पीड़न का केस लगता है तो ऐसा वो संगठन ऐसा कर सकता है कि जो उस फीमेल है, उस फीमेल और मेल दोनों को भी कुछ टाइम के लिए क्या है, ऑफिस में ना आने के बारे में भी कह सकते हैं। या फिर तो इस समय की जो उनकी पेमेंट है वो पेमेंट भी नहीं अवरोध कर सकती है, रोक नहीं सकती। या फिर जो मेल है, उस मेल जिसके विरुद्ध शिकायत की गई है उसको उसकी क्षतिपूर्ति के लिए भी आदेश दिया जा सकता है। होप आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। सेक्शन 14 की बात करें 13 के बाद में, यदि किसी महिला द्वारा गलत शिकायत की जाती है, गलत साक्ष्य प्रस्तुत किया जाता है, तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यहाँ पर सिर्फ वन डायमेंशनल नहीं है ये केस। तो देखिए, ये जो प्रक्रिया है उसको बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाया गया है दोस्तों। यहाँ पर इस प्रकार का प्रोविज़न किया गया है, अगर यहाँ पर अगर जो मेल है जिसके विरुद्ध शिकायत की गई है, अगर वो शिकायत सही है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। अगर ये शिकायत झूठी निकलती है, जो आंतरिक समिति है उसने जो रिपोर्ट दी है या फिर हमारे पास स्थानीय समिति है उसके द्वारा रिपोर्ट सौंपी जाती है कि ये जो केस है बेबुनियाद है, इसमें कोई भी सच्चाई नहीं है, तो यहाँ पर दोस्तों जो भी फीमेल है वो गलत शिकायत करती है, उसके विरुद्ध भी यहाँ पर एक्शन लिया जाता है। वो एक्शन किस सेक्शन के तहत लिया जाता है? सेक्शन 14 के तहत इस प्रकार का एक्शन लिया जाता है दोस्तों। इसके बाद में 18 सेक्शन 18 के बाद में बात करें तो देखिए दोस्तों, इस समिति के जो फैसले हैं उसके विरुद्ध न्यायालय में 90 दिनों के भीतर अपील की जा सकती है। जैसे कि हमारे पास ये आ गया और रिपोर्ट आने के 90 दिनों के भीतर कहाँ पर दोस्तों न्यायालय के अंतर्गत इसके विरुद्ध क्या शिकायत की जा सकती है या फिर हायर अपील की जा सकती, अपील करने की भी प्रोविजंस दिए गए हैं। तो चलिए दोस्तों, इसके बाद में हम लास्ट कुछ रुक करते हैं। नियोक्ता जो है हमारे पास, जिसके बारे में हमने बात की थी, उसके क्या क्या कर्तव्य है, अगर वो अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करता है दोस्तों तो उसके लिए किस प्रकार के प्रोविजंस है, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा दोस्तों। नियोक्ता के कार्य जैसे कि मैंने बताया था, यहाँ पर नियोक्ता की जो अपॉइंटमेंट है वो जिला कलेक्टर या फिर सरकार के द्वारा नियुक्त किया जाता है। और ये जो पूरा मैटर होता है, जो वर्क प्लेस पर सेक्सुअल हरासमेंट जो होता है उसके लिए कार्य करने वाला सबसे ज़्यादा जिम्मेदार जो व्यक्ति होता है वो 10 इस प्रकार से होता है। तो देखिए, इसके लिए क्या है, महिलाओं की सुरक्षित कार्य वातावरण उपलब्ध करवाने के लिए उत्तरदायी कौन होता है दोस्तों? ये कर्तव्य होता है नियोक्ता का। कार्य क्षेत्र के आंतरिक शिकायत समिति का गठन करने का कार्य किसका होता है? नियोक्ता का। यौन उत्पीड़न के दंडनीय परिणामों के विशिष्ट जगहों पर प्रदर्शित करना, इसके लिए कार्य किसका होता है? इसका ही होता है। समितियों के वर्कशॉप प्रशिक्षण द्वारा महिलाओं को संवेदनशील करना, ये कार्य किसका होता है? नियोक्ता का। देखिए दोस्तों, अगर किसी की महिलाओं को सुरक्षित वातावरण उपलब्ध नहीं करवाया जा
जा रहा है, आंतरिक समिति का गठन नहीं किया जा रहा है, या फिर दंडनीय परिणामों को विशिष्ट जगहों को प्रदर्शित नहीं किया जा रहा है, या फिर इसके लिए वर्कशॉप समय समय पर वर्कशॉप करना या प्रशिक्षण देना, या फिर महिलाओं को अवेयर करना, जागरूक करना कि आपके साथ अगर वर्क प्लेस पर इस प्रकार की किसी भी प्रकार की घटना होती है तो आप उसके लिए क्या कर सकते हो, इस प्रकार का केस कर सकते हो। इसके अलावा दोस्तों इसकी जांच के लिए भी प्रोविजंस है, वो नियोक्ता के पास अधिकार है, कर्तव्य है। समितियों की जांच करने के, हर प्रकार की सहायता करने के जो कर्तव्य है वो किसका होता है दोस्तों, यहाँ पर नियोक्ता का कर्तव्य होता है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर सभी व्यतीत महिला को भारतीय दंड संहिता या किसी अन्य विधि के अंतर्गत शिकायत दर्ज कराना चाहती है तो उसके लिए भी इसको जो सहायता करने का जो कार्य होता है दोस्तों वो किसका होता है, हमारे यहाँ पर जो नियोक्ता होता है उस नियोक्ता का कार्य होता है। तो दोस्तों इस प्रकार से हमारे पास ये था पूरा का पूरा हमारे पास जो अधिनियम था उस अधिनियम को पारित किया गया था। इसके अलावा दोस्तों अगर यहाँ पर हम बात करें जो नियोक्ता है वो अपना सही से कार्य नहीं करता है, यदि नियोक्ता अपने जो इसकी एक्टिविटीज़ है उसका पालन नहीं करता है तो नियोक्ता पर सेक्शन यहाँ पर है 26 दोस्तों, सेक्शन 26 है, उस 26 के तहत यहाँ पर 50,000 का दंड दिया जा सकता है या जुर्माना लगाया जा सकता है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर सेक्शन 21 के तहत यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, ये जो समिति के द्वारा जो वार्षिक रिपोर्ट है वो नियोक्ता और जिला अधिकारी को भेजने का प्रोविजन किया गया है। कौन से सेक्शन के तहत दोस्तों, सेक्शन 21 के तहत। तो ये था हमारे पास पूरा का पूरा दोस्तों, इसका पूरा का पूरा क्या था, नियोक्ता के कर्तव्य, और हमारे पास पूरा का पूरा यौन उत्पीड़न से संबंधित जो भी केस है उसके बारे में। तो दोस्तों इसके बारे में कुछ सकारात्मक बातें भी हैं, कुछ नकारात्मक बातें भी हैं। तो इसमें देखिए सकारात्मक रूप से अपन समझना चाहें तो ये अधिनियम है वो क्या करता है, जो भी महिला है उसके मूल अधिकार है, अनुकूल वातावरण है, महिला सशक्तिकरण है, कार्य क्षेत्र पर महिलाओं के अनुपात को बढ़ाना, या फिर हमारे भारत के अंतर्गत जो आर्थिक क्षेत्र के अंतर्गत गतिविधियों के अंतर्गत महिलाओं का जो अनुपात है उसको बढ़ाने के लिए, संवैधानिक अधिकारों की सुरक्षा करने के लिए, या फिर हम बोलें महिलाओं का जो आत्मविश्वास है, उनको रोजगार के क्षेत्र में कार्य करने की जो प्रेरणा है वो बढ़ाने के लिए इस प्रकार के ये सकारात्मक बिंदु है जिसकी वजह से इस एक्ट को सकारात्मक रूप से देखा जा सकता है। वहीं कुछ इसके नकारात्मक पॉइंट भी है, क्योंकि देखिए दोस्तों अगर इस प्रकार के जो केस होते हैं वो सिर्फ किसके लिए हैं दोस्तों, महिलाओं के लिए हैं। अगर इस प्रकार का कोई भी केस पुरुषों के विरुद्ध इस प्रकार की कोई भी गतिविधि होती है, अपराध होता है, तो उसका कोई भी प्रोविजंस नहीं किया गया है। इसके अलावा अनपढ़ जो महिलाएं होती है उनके लिए अनुकूल शर्त नहीं होती है कि जैसे भी हमारे पास वर्क प्लेस के बाद अगर घरों में या फिर गाँव में या किसी क्षेत्र के अंतर्गत कोई हो रहा है तो उनको इस बारे में कोई भी इस अधिनियम के अंतर्गत पर्याप्त सजा का प्रावधान नहीं किया गया है। तो ये था दोस्तों पूरा का पूरा हमारे पास एक्ट। और धन्यवाद दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए, सभी के साथ शेयर कीजिए दोस्तों, और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम राजस्थान पुलिस और आपके आरपीएससी के जो लॉ का सेक्शन है उसको पूरा कंप्लीट करवाएंगे। धन्यवाद दोस्तों।